पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 7 के अंतर्गत जैविक प्रक्रियाएं, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोषण के बारे में थोड़ी और जानकारी। तो पोषण के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। तो देखें अब पोषण के प्रक्रम या स्टेप्स या चरण क्या क्या होते हैं। तो सभी जीवधारी जो होते हैं उनमें पोषण के निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं या निम्नलिखित चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण होता है वह होता है अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप जो होता है वो कहलाता है पाचन। तीसरा कहलाता है अवशोषण। चौथा चरण होता है वो कहलाता है स्वांगीकरण। और पांचवा स्टेप जो होता है वह कहलाता है बहिष्करण। तो इस प्रकार सभी जीवधारियों में पोषण जो होता है इसके निम्नलिखित 5 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। जितने भी जीवधारी होते हैं जब ये भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जैसे हम अपने हाथ के द्वारा भोजन को अपने मुंह तक लाते हैं और मुंह के द्वारा चबाने के पश्चात उसको शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वह भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। दूसरा चरण होता है पाचन की प्रक्रिया। पाचन, अब जो भोजन हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है वह भोजन जो होता है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। हमारी कोशिकाएं उसको उसी रूप में उपयोग में नहीं ला पाती हैं, इसीलिए उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में जल अपघटित करना, और इस प्रक्रिया में कुछ एंजाइमों की भी आवश्यकता होती है। वह क्रिया कहलाती है पाचन। पाचन के पश्चात जो भोज्य पदार्थ हैं वे सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके पश्चात उन सरल पदार्थों को शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाता है और रक्त के द्वारा उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार अवशोषण की क्रिया होती है। हमारे में अवशोषण की क्रिया जो होती है वह छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं जब वह कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं तो कोशिकाएं जो होती हैं अपने जरूरत के अनुसार उन सरल पदार्थों को संश्लेषित करके कोई जटिल यौगिक का निर्माण कर लेती है। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होना है तो उस समय कोशिकाएं जो होती हैं वो सरल पदार्थों को आपस में जोड़ करके जटिल पदार्थों का निर्माण कर लेती है। जैसे अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से अगला पोषण का चरण जो होता है वह होता है बहिष्करण की प्रक्रिया। जो भी भोज्य पदार्थ अपचित रह जाते हैं, जो नहीं पच पाते हैं, जीवधारियों के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देना ही बहिष्करण कहलाता है। अब हम पाचन की क्रिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। पाचन क्रिया क्या होती है? देखो, मैंने समझाया था आप लोगों को कि हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वह जटिल यौगिक के रूप में होते हैं। जैसे हमने कोई भोजन ग्रहण किया है वह अगर स्टार्च के रूप में है तो स्टार्च जो होता है वह एक जटिल यौगिक होता है जिसका अणुभार बहुत अधिक होता है। तो हमारी कोशिकाएं स्टार्च को इसी रूप में उपयोग में नहीं ला सकती है। चूंकि कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है और ग्लूकोज से ही प्रत्येक कोशिका जो होती है वह ऊर्जा प्राप्त करती है। इसीलिए सभी जीवधारी जब भोजन को जटिल यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसको सरलतम यौगिक के रूप में ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है, और यही ग्लूकोज जो होता है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रक्रिया को पाचन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जटिल पदार्थ जो होते हैं वह जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में, जल व एंजाइमों की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है।
अपघटित होकर के वह सरल यौगिक बनाता है, जो कि होता है ग्लूकोज के रूप में। इस ग्लूकोज को कोशिकाएं ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करती है। चलिए, अब जितने भी जीवधारी होते हैं, जब इनमें पाचन की प्रक्रिया पाई जाती है तो इनमें कुछ विशेष अंग होते हैं जिसके द्वारा ये पाचन की क्रिया को संपादित करते हैं। तो हम देखेंगे मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है और ये संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक को कहा जाता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो होता है वह मुख से प्रारंभ होकर के एक गुदाद्वार तक जाने वाली एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इस आहार नाल में भिन्न भिन्न भाग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इसी आहार नाल और इसके विभिन्न भागों में ही जाते हैं। पाचक ग्रंथियां नाम से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कुछ पाचक रसों का निर्माण किया जाता है, जिनके द्वारा भोजन को सरलतम टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो पाचक रसों का निर्माण करती हैं वो पाचक ग्रंथियां कहलाती है। अब देखते हैं कि एक आहार नाल जो होता है वो उसके कौन कौन से भाग होते हैं। मनुष्य का आहार नाल जो होता है वह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। मुख व मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इसके बारे में हमको विस्तार से जानना है। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें से आहार नाल मनुष्य के और अन्य जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके मुख से लेकर के उनके गुदाद्वार तक की एक लंबी नलिकाकार संरचना को आहार नाल के नाम से जाना जाता है। इस आहार नाल का पहला भाग जो होता है वह मुख होता है, जो दो होठों से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। यह मुख जो होता है वो आगे की ओर जाकर के मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा जो होता है एक दरार होता है जिसमें ऊपरी छत पाया जाता है, जिसको तालू कहा जाता है। उसके अंदर एक लचीली मांसल जिह्वा पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव कराती है, तथा इसी मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने का कार्य करते हैं। मुख गुहा जो होता है आगे की ओर जाकर के एक और छोटी नलिका में खुलती है। ये नलिका लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी से भोजन जो होता है वह गोलकों के रूप में ग्रासनली में जाती है, जो कि एक और 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ग्रास नली जो होती है, इस नलिका की दीवारों में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। उसी के कारण भोजन आसानी से सरकते हुए आमाशय तक पहुंच जाता है। तो ग्रास नली जो होता है वो ग्रसनी और आमाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आगे की ओर एक और चौड़ी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहा जाता है आमाशय। आमाशय की दीवारों में ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो विशेष प्रकार के रस का निर्माण करती हैं, जो कहलाता है जठर रस। इस जठर रस में प्रोटीन पचाने वाले प्रकीर्णक पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है HCl। ये HCl जो होता है वह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करने का कार्य करता है। आमाशय जो होता है वो आगे की ओर एक यू आकार की संरचना में खुलता है, जो घूम फिर करके एक संरचना बनाती है। इसको कहा जाता है छोटी आंत।
छोटी आंत जो होता है, मनुष्य की छोटी आंत को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें से दो भाग हैं। छोटी आंत लगभग 6.5 मीटर लंबी एक नलिका होती है जो यहाँ से प्रारंभ होती है और ये पूरी नलिका यहाँ पर घूम करके यहाँ पर आकर समाप्त होती है। तो इसमें जो यहाँ पर यू आकार की संरचना जो दिखाई दे रही है, इस प्रकार की संरचना जो दिख रही है, इस भाग को कहा जाता है ग्रहणी, डुओडेनम। और ये जो पीछे वाला भाग होता है इसको कहा जाता है इलियम। छोटी आंत के जो ग्रहणी वाला भाग होता है, यहाँ पर एक पित्त वाहिनी जो होती है, पित्ताशय से जो वाहिनी निकलती है वो पित्त वाहिनी वहां आकर के मिलती है और अग्नाशय ग्रंथि से जो वाहिनी निकलती है वो भी ग्रहणी वाले भाग में आकर के खुलती है। छोटी आंत का इलियम वाला भाग जो होता है, इनकी दीवारों में पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर, इनको कहा जाता है और एक नाम से विलाई। ये सूक्ष्मांकुर या विलाई जो होते हैं वो बचे हुए भोजन को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। आहार नाल का अगला जो भाग होता है वह होता है बड़ी आंत, जो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत जो होते हैं वो भी 3 भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से? एक होता है सीकम, यहाँ वाले भाग को कहा जाता है सीकम। उसके बाद जो होता है वह भाग कहलाता है कोलन और उसके बाद में होता है तीसरा भाग जो कहलाता है मलाशय। सीकम वाला भाग जो होता है, यहीं पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसको कहा जाता है वर्मी फार्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। यह जो होता है एक अवशेषी अंग है, अर्थात अब इस अंग का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। इसके आगे वाला भाग जो होता है वो कोलन कहलाता है। ये कोलन वाला भाग जो होता है वह बड़ी आंत का ज्यादा क्षेत्र होता है, जिसके द्वारा भोजन में आए हुए जल और विभिन्न पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। और इस प्रकार से जितने भी अपचित भोजन होते हैं वह बड़ी आंत के मलाशय में जाकर के एकत्र हो जाते हैं और वहां से उसका बहिष्करण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का आहार नाल और इसके विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। अब देखेंगे कि इनमें पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है जो मुख गुहा में आकर के खुलती है। ये पाचक ग्रंथि के रूप में काम करती है। लार ग्रंथि ये पाचक ग्रंथि के रूप में काम करती है। ये यकृत जो होता है ये भी एक प्रकार की पाचक ग्रंथि होती है और अग्नाशय जो होता है वह भी एक पाचक ग्रंथि होती है। अब देखते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो होती है वो पाचक रस का निर्माण करती है, जिसमें से एक पाचक ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वह बाह्य पाचक ग्रंथि होती है जो आहार नाल की दीवारों में नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें जो नलिकाएं पाई जाती हैं वह आहार नाल में आकर के खुलती है। लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है। एक जोड़ी सबलिंगुअल, एक जोड़ी सब मैक्सिलरी, एक जोड़ी पैरोटिड। सबलिंगुअल जो होता है वह जिह्वा के दोनों ओर पाया जाता है। सब मैक्सिलरी जो होता है वह जबड़े के दोनों तरफ पाया जाता है और पैरोटिड जो होता है वह दोनों कान की तरफ एक एक की संख्या में पाया जाता है। इनके द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। लार जो होता है यह मुख गुहा में आकर के, मुख गुहा में जो भी भोजन आया हुआ है उसको लसलसा बनाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दांत के द्वारा जब तोड़ा जाता है तो उसमें वह सहायता करता है। इसके अतिरिक्त लार जो होते हैं वो हमें बोलने में सहायता करते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम जो होते हैं, एक को कहा जाता है टाइलिन और दूसरा जो होता है वो कहलाता है लाइसोजाइम।
माइलिन जो होता है यह भोजन में आए हुए स्टार्च को उनसे थोड़े छोटे टुकड़े में परिवर्तित कर देता है, अर्थात स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। मुख गुहा में जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो उस क्रिया के दौरान उसमें लार मिलता जाता है और उसी क्रिया के दौरान भोजन में आया हुआ स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में परिवर्तित होता जाता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम नामक, यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करने का कार्य करती है। दूसरी पाचक ग्रंथि है वह है यकृत। यकृत जो होता है वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह इनकी कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार के रस का निर्माण किया जाता है, जिसको पित्त रस कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में बनता है, नहीं, पित्त रस जो है वो कहाँ बन रहा है, यकृत में बनता है। इसको इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है, कहाँ, पित्ताशय में। और यह पित्त रस जो होता है वह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करने का कार्य करता है और साथ ही साथ ये वसा का पाचन करने में सहायता करता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि उसका पाचन आसानी से हो सके। वसा का मतलब है तेल और घी जो हम खाते हैं, इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है और उसके पश्चात जाकर के ही यह अपने सरलतम टुकड़ों में विभाजित हो पाता है। तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना को वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है, जो पित्त रस के द्वारा किया जाता है। तीसरी पाचक ग्रंथि जो होती है वह होती है अग्नाशय। अग्नाशय या पैनक्रियास। अग्नाशय जो होता है इसके द्वारा भी एक प्रकार के पाचक रस का निर्माण किया जाता है, जिसको कहा जाता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वह भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और इसमें पाए जाने वाले एंजाइम में से एक होता है, वह होता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। एक होता है एमाइलेज, जो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार ये तीनों लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय जो होते हैं वो बाह्य पाचक ग्रंथियां होते हैं, जो अपनी अपनी नलिकाओं के द्वारा आहार नाल में खुलते हैं और अपने अपने पाचक रसों को आहार नाल में आए हुए भोजन में मिलाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम, ये भी भोजन को पचाने का काम करता है। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम में से एक एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। हम जो भोजन में प्रोटीन ग्रहण करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की दाल में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यह प्रोटीन जो होता है वह जटिल यौगिक के रूप में पाया जाता है। जब हम इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये पेप्सिन जो होते हैं इसको इसके सरलतम रूप में अपघटित करने का कार्य करते हैं। एक प्रोटीन का सरलतम रूप जो होता है वह होता है अमीनो अम्ल के रूप में। तो इस प्रकार से पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार इस जठर रस में एक और प्रोटीन पाचक प्रकीर्ण पाया जाता है,
जिसको रेनिन कहा जाता है। रेनिन जो होता है वह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है इस प्रोटीन का पाचन करता है और उसको अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जठर रस में पाया जाता है HCl। HCl जो होता है वह आमाशय में आए हुए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, जटिल भोजन को पचाने में सहायता करता है और साथ ही साथ आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उसको सड़ने से बचाता है। ये जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये जो एंजाइम होते हैं वो आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जब HCl उपस्थित होता है तभी ये सक्रिय अवस्था में आते हैं। तो इस प्रकार इन निष्क्रिय प्रकीर्णकों को यह सक्रिय बनाने का कार्य करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जटिल भोजन के रूप में हम क्या क्या पदार्थ ग्रहण करते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है वसा। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपने सबसे सरलतम रूप में आ जाता है जो होता है ग्लूकोज। प्रोटीन अपने सबसे सरलतम रूप में आ जाता है जो होता है अमीनो अम्ल। और वसा जो होता है वो अपने सबसे सरलतम रूप में आता है वसीय अम्ल के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में। इस प्रकार से जब ये भोजन अपने सबसे सरलतम रूप में आ जाते हैं तो छोटी आंत में जो विलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं उनके द्वारा इन भोजनों को, इन सरलतम पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में इसको मिला दिया जाता है। रक्त के द्वारा ये पदार्थ जो होते हैं वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं और कोशिकाएं इन पदार्थों का उपयोग करती हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है वो हमारे पाचन तंत्र के द्वारा इस विधि से पाचन किया जाता है। और साथ ही साथ जो हम जल ग्रहण करते हैं, जो खनिज ग्रहण करते हैं, जो विटामिन ग्रहण करते हैं, इनको सीधे सीधे छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय की दीवारें अवशोषित कर लेती हैं और रक्त में उसको मिला देती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया, उसके पाचन तंत्र और मनुष्य में पोषण की पूरी प्रक्रिया।